हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हमने जो साइंस के प्रश्न लिए हैं वह सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो इसलिए अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्न में से किसमें संवहन होता है। जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि निम्न में से किसमें संवहन होता है। तो केवल ठोसों और द्रवों में, तो केवल द्रवों और गैसों में, तो केवल गैसों और ठोसों में, कि ठोसों द्रवों और गैसों में। तो देखिए, इसमें दोस्तों आपका पूछा गया है कि किसमें संवहन होगा। तो जो आपका संवहन होता है वह आपका किसमें होता है, तो केवल द्रवों और गैसों में होता है। जी हाँ दोस्तों, किसमें होता है, तो बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। केवल द्रवों और गैसों में जो है वह संवहन होता है। किसी भी तरल पदार्थ अथवा गैस में जो है कि स्वयं अणुओं के स्थानांतरण द्वारा जो है वह एक भाग से दूसरे भाग में होने वाला ऊष्मा का जो संचार होता है उसी को संवहन बोला जाता है। और संवहन की प्रक्रिया जो है वह ठोस में नहीं होती है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। संवहन द्वारा क्या होता है आप जनरल जान सकते हैं कि संवहन वह प्रक्रिया होती है जिसमें कि जैसे जो द्रव है या जो आपका गैस है उसमें क्या होता है कि जो कण होते हैं वह दूर दूर होते हैं और वह संवहन करते हैं, मतलब इधर से उधर जाते हैं। तो उनके बीच जो ऊष्मा होती है उसका वह ट्रांसफ़र करते रहते हैं। तो इसलिए जो है संवहन की क्रिया आपका केवल द्रवों और गैसों में होती है। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित द्रवों में से कौन से द्रव का वाष्पन अधिक तीव्रता से होता है। तो देखिए, अगर हम बात करें कि निम्नलिखित द्रवों में से कौन से द्रव का वाष्पन जो है वह अधिक तीव्रता से होता है, तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ दोस्तों, एल्कोहल जो है उसमें जो है कि द्रव का वाष्पन अधिक तीव्रता से होता है। तो इसको याद रखिएगा। और जिस द्रव का द्रव्यमान जो है क्वथनांक जो है वह कम होता है वह अधिक तीव्रता से वाष्पीकृत होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा दोस्तों कि जिस भी द्रव का क्वथनांक कम होगा उसका वाष्पन जो है कि अधिक तीव्रता से होगा। तो इसको याद रखिएगा। और एल्कोहल का जो क्वथनांक होता है यह आपका कितना होता है, तो यह आपका होता है 79 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसलिए इसका ज़्यादा होगा। बाकी इसके अलावा अगर हम बात करें तो पेट्रोल का क्वथनांक आपका 95 डिग्री सेल्सियस होता है। वहीं पर जल का जो क्वथनांक होता है वह 100 डिग्री सेल्सियस होता है। और आपका मिट्टी का जो क्वथनांक, मिट्टी के तेल का जो क्वथनांक होता है वह आपका 150 से लेकर के 300 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो इसलिए सबसे कम जो क्वथनांक है वह एल्कोहल का है। तो इसलिए इसका वाष्पन अधिक तीव्रता से होगा। अगला प्रश्न आपका लिया गया है कि बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें तो बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए जो प्रयोग किया जाता है वह क्या किया जाता है। मरकरी तापमापी का, कि ताप वैद्युत ताप उत्तरमापी का, कि प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी का, कि उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो देखिए, अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो लिखा गया है कि जो है कि बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए जो प्रयोग किया जाता है वह ताप वैद्युत उत्तापमापी का किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, किसका प्रयोग किया जाता है, तो ताप वैद्युत उत्तापमापी का प्रयोग किया जाता है। इसको आप याद रखिएगा। यह वाला ऑप्शन सी वाला आपका सही हो जाएगा। यही इसका आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नतम तापमान किसके द्वारा मापा जाता है। तो देखिए, अगर हम बात करें निम्नतम तापमान की तो यह जो आपका मापा जाता है वह एल्कोहल थर्मामीटर से, कि पारद थर्मामीटर से, कि अधिकतम पठन थर्मामीटर से, कि निम्नतम पठन थर्मामीटर से। तो देखिए, इसका जो सही आंसर आपका है वह है एल्कोहल थर्मामीटर से। जी हाँ दोस्तों, निम्नतम तापमान जो है वह एल्कोहल थर्मामीटर से नापा जाता है। एल्कोहल थर्मामीटर जो होता है इसका उपयोग न्यूनतम तापमान ज्ञात करने के लिए करते हैं। और एल्कोहल का हिमांक जो है वह बहुत कम होता है, -112 डिग्री सेल्सियस होता है। और जबकि क्वथनांक आप जान ही रहे 78 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसलिए यह जो है कि अधिकतम ताप मापने में उपयुक्त नहीं होता है।
इसलिए इससे जो है कि न्यूनतम तापमान मापा जाता है, तो इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों है कि तापों का रंग किस पर निर्भर करता है। तो देखिए अगर हम बात करें तापों के रंग के बारे में, तो यह जो आपका निर्भर करता है यह तापमान पर निर्भर करता है। जी हाँ दोस्तों, तारों का जो रंग होता है यह आपके तापमान पर निर्भर करता है, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि गैस फ्लेम, जिसको कि ज्वाला बोलते हैं, के सबसे गर्म भाग को क्या कहते हैं। तो देखिए अगर हम बात करें गैस फ्लेम के सबसे गर्म भाग को क्या कहते हैं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा नॉन ल्यूमिनस जोन। जी हाँ दोस्तों, जो सबसे गर्म भाग होता है उसको नॉन ल्यूमिनस जोन बोलते हैं, तो इसको आप याद रखिएगा। यह सबसे जो है कि गर्म होता है और इसका रंग नीला होता है और यह ज्वाला का सबसे बाहरी भाग होता है, तो इस चीज़ को याद रखेंगे। इम्पॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, या इस प्रश्न को जरूर याद रखिएगा। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर जरूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला प्रश्न है कि शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा 2 पतली कमीजें हमें अधिक गर्म क्यों रख सकती हैं। तो देखिए यह प्रश्न जो है यह काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है और आप लोग भी प्रैक्टिकल में देखे भी होंगे कि जो है कि शीतकाल में एक मोटी कमीज पहनने के मुकाबले जो है अगर हम 2 पतली कमीजें पहने तो वह अधिक गर्म हमको रखती हैं। तो ऐसा क्यों होता है, तो ऑप्शन दिया गया है कि 2 पतली कमीजें अधिक मोटी हो जाती हैं अतः उष्मा संचरण को रोकती हैं, या 2 कमीजों के बीच वायु की परत सुचालक के रूप में कार्य करती है, या 2 कमीजों के बीच वायु की परत रोधी जो है कि रोधी माध्यम के रूप में काम करती है कि उष्मा का विकिरण नहीं होता है। तो इसका जो सही आंसर दोस्तों होगा वह होगा कि 2 कमीजों के बीच वायु की परत रोधी माध्यम के रूप में कार्य करती है। जी हाँ दोस्तों, शीतकाल में जो है कि अगर आप मोटी कमीज की अपेक्षा 2 पतली कमीज पहनेंगे तो उसमें क्या होता है कि जो एयर भर जाती है बीच में, तो उससे क्या होता है कि वह जो है वह आपका जो है कि उष्मा रोधी के रूप में कार्य करती है, जिससे शरीर की जो उष्मा होती है वह बाहर नहीं जा पाती और बाहर की जो ठंड है वह अंदर नहीं आ पाती। इसलिए हमको जो है कि अधिक गर्मी का जो है कि महसूस होती है। अगर एक आप स्वेटर पहनते हैं उसके मुकाबले अगर पतले पतले 2 स्वेटर पहनेंगे तो आपको ज़्यादा गर्मी लगेगी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि जल वाष्प में भंडारित ऊष्मा है, तो जो जल वाष्प होता है उसमें कौन सी ऊष्मा भंडारित होती है। विशिष्ट ऊष्मा होती है, गुप्त ऊष्मा होती है, कि निरपेक्ष ऊष्मा होती है, कि अपेक्षित ऊष्मा होती है। तो देखिए अगर हम बात करें तो जो जल वाष्प होता है उसमें आपका जो है वह गुप्त ऊष्मा होता है। जी हाँ दोस्तों, गुप्त ऊष्मा उसमें होता है, तो बी वाला ऑप्शन सही है। अगला है कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह हो। तो देखिए इसमें पूछा गया है कि अगर कोई पिंड है तो यह ऊष्मा का सबसे ज़्यादा जो है कि अवशोषण कब करेगा, जब वह हो काला और खुरदरा, काला और सरिष्ण, सफ़ेद और खुरदरा, कि सफ़ेद और सशिष्ट मसिफ्ड। तो यह पूछा गया है। तो देखिए अगर हम इसमें आंसर की बात करें तो कोई भी पिंड सबसे ज़्यादा जो है कि ऊष्मा का अवशोषण तब करेगा जब वह काला रहे और खुरदरा रहे। जी हाँ दोस्तों, कोई भी पिंड अगर काला और खुरदरा रहेगा तो उस समय ऊष्मा का अवशोषण सबसे ज़्यादा करता है। यह जो है कि किरचॉफ के नियम के अनुसार ऐसा होता है। इसको आप लोग जानते ही होंगे कि किरचॉफ के नियम के अनुसार जो है यह ऊष्मा का जो है कि अच्छा उत्सर्जक भी होगा, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि। तो देखिए अगर हम बात करें कि तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि, तो देखिए इसका जो सही आंसर की अगर हम बात करें तो इसमें ऑप्शन दिया है यह सरलता से मिल जाता है, इसलिए जो है कि तप्त जल थैलों में जो है कि जल का प्रयोग करते हैं, कि यह सस्ता है और हानिकारक नहीं है, कि इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक है, कि जल को गर्म करना आसान है।
तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वह है इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक है। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार से जो है कि जल को तप्त होने के लिए अधिक ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार उसे ठंडा होने में भी अधिक समय लगता है। और इसका कारण यही होता है कि जल की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है यह अधिक होती है। अतः रोगियों का जो सेकाई किया जाता है उसमें जो है कि हम जल के थैलों में जल का प्रयोग करते हैं, तो इसको याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि इसमें देखिए पूछा गया, यहाँ से जो है दोस्तों आपके केमिस्ट्री के प्रश्न स्टार्ट हो गए हैं। तो यहाँ से हम जो है कि कुछ प्रश्न आपके केमिस्ट्री के देखेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों आपको बता दें कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है जिसका कि लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से हमको फॉलो कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम पर कोई भी सूचना वगैरह रहती है तो वह शेयर किया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से किसमें सिल्वर नहीं होता है? तो देखिए अगर हम बात करें तो ऑप्शन इसमें दिया गया है जर्मन सिल्वर, हॉर्न सिल्वर, रूबी सिल्वर या लूनर कास्टिक। तो इसमें पूछा गया है कि किसमें सिल्वर आपका नहीं होता है। तो देखिए दोस्तों इस वाले और यह जो प्रश्न है इसमें ज़्यादातर लोग देखते ही जो है कि लूनर कास्टिक को मार देंगे, लेकिन यह गलत हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, लूनर कास्टिक में आपका जो है कि सिल्वर होता है और इसमें पूछा गया है किसमें नहीं होता है। तो देखिए अगर हम बात करें तो जो जर्मन सिल्वर आपका होता है उसमें आपका सिल्वर नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, जर्मन सिल्वर में आपका सिल्वर नहीं होता है। जर्मन सिल्वर में जो है कि 60% आपका तांबा होता है, 20% आपका जस्ता होता है और 20% आपका निकिल होता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, इसमें सिल्वर नहीं होता। और ऐसा प्रश्न हमने इसलिए शामिल किया है क्योंकि इससे प्रश्न आपके बीपीएससी टीआरई में आए थे, और जो है कि अगर यह प्रश्न आ जाता है तो ज़्यादातर लोग उम्मीद है कि लूनर कास्टिक मार देंगे, तो इसलिए हमने इसको ले लिया कि आपको पता रहे कि जर्मन सिल्वर में जो है सिल्वर नहीं होता है। अगला है, एल्युमिनियम किससे प्राप्त किया जाता है? तो देखिए अगर हम बात करें एल्युमिनियम के बारे में तो यह किससे प्राप्त किया जाता है? माइका से, कॉपर से, मैग्नीज से कि बॉक्साइट से? तो देखिए अगर हम बात करें तो एल्युमिनियम जो होता है यह आपका बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, किससे प्राप्त करते हैं? तो बॉक्साइट से जो है वह आपका एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला है, पीतल किससे बनता है? जी हाँ दोस्तों, थर्ड वाला ऑप्शन है इसमें जो है कि थर्ड प्रश्न आपका है कि पीतल किससे बनता है। तो देखिए अगर हम बात करें पीतल के बारे में तो यह किससे आपका बना होता है? तांबा और टिन से, टिन और सीसा से, तांबा और जिंक से, तांबा, टिन और जिंक से। तो देखिए इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वह आंसर हो जाएगा तांबा और जिंक से। जी हाँ दोस्तों, पीतल जो आपका बनता है यह तांबा और जिंक से बनता है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इस वीडियो में जितने भी हम केमिस्ट्री के प्रश्न लिए हैं वह सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं, और बीपीएससी की जो फेवरेट प्रश्न हैं उन्हीं सब प्रश्नों को शामिल किया है, तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न है कि पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाती है? जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि जो पीतल होता है यह किसकी मौजूदगी से में अगर रहेगी तो वायु में वह रंगहीन हो जाएगी? एल्युमिनियम फास्फाइड से कि हाइड्रोजन सल्फाइड से कि हाइड्रोजनित वेफर से कि एल्युमिनियम सल्फाइड से? तो देखिए अगर हम इसका सही आंसर की बात करें तो इसका जो सही आंसर है वह है हाइड्रोजन सल्फाइड। जी हाँ दोस्तों, हाइड्रोजन सल्फाइड की अगर मौजूदगी रहेगी तो जिससे जो है कि वह वायु में रंगहीन हो जाएगी, तो इसको याद रखिएगा। पीतल जो है कि आपका Zn और Cu नामक धातुओं के संगठन से बना होता है, और हाइड्रोजन सल्फाइड की मौजूदगी में जो है जो आपका Zn धातु होती है वह आपका हाइड्रोजन से क्रिया करके भद्दे लाल रंग का तथा जिंक ऑक्साइड बनाती है, और ये जो है कि यह कॉपर के सल्फर से क्रिया करके जो है यह काले रंग का जो है कि कॉपर सल्फाइड बनाता है, तो जिसके कारण पीतल का रंग जो है वह रंगहीन हो जाता है। तो इसलिए आप याद रखिएगा, जो आपका हाइड्रोजन सल्फाइड है या आपका जिंक से भी क्रिया करता है और जो कॉपर होता है उससे भी क्रिया करता है, तो इसलिए जो है कि अगर पीतल जो है और हाइड्रोजन सल्फाइड मौजूद है तो यह वायु में जो है वह रंगहीन हो जाएगी।
अगला प्रश्न आपका है कि कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग करते हैं। जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, इसका जो सही आंसर की अगर हम बात करें तो रेसा कांच का प्रयोग करते हैं। जी हाँ दोस्तों, कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए रेसा कांच का प्रयोग करते हैं, जिसको कि फाइबर ग्लास आप बोलते हैं अंग्रेजी में। तो फाइबर ग्लास का प्रयोग किया जाता है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि तांबा किसके द्वारा शुद्ध होता है। तो देखिए, अगर हम बात करें तांबा किसके द्वारा शुद्ध किया जाता है, तो वह किया जाता है विद्युत अपघटन द्वारा। जी हाँ दोस्तों, किससे शुद्ध करते हैं, तो विद्युत अपघटन द्वारा इससे शुद्ध किया जाता है। तांबा मुक्त एवं संयुक्त दोनों अवस्था में पाया जाता है और इसका जो शोधन की प्रक्रिया है यह विद्युत अपघटन द्वारा है। अगला प्रश्न है कि तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। तो कौन सी ऐसी धातु होती है जो तरल अवस्था में पाई जाती है। ब्रोमीन है, नाइट्रोजन है, फ्लोरीन है कि क्लोरीन है। तो इसका सही आंसर आपका ब्रोमीन है। ब्रोमीन एक ऐसी धातु है जो कि तरल अवस्था में पाई जाती है, तो इसको याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि धातुओं के पृष्ठ पर उपयुक्त तरंगदैर्घ्य का प्रकाश पड़ने पर इलेक्ट्रॉनों के उपेक्षण की प्रक्रिया परिघटना को कहते हैं। तो देखिए, अगर धातु के पृष्ठ पर जो है कि उचित तरंगदैर्घ्य का प्रकाश पड़ेगा और वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो उस घटना को हम क्या कहेंगे, विद्युत अपघटन कहेंगे कि आयनन कहेंगे कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहेंगे कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, उस घटना को जो हम लोग बोलते हैं वह बोलते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव। जी हाँ दोस्तों, प्रकाश वैद्युत प्रभाव बोला जाता है जब धातुओं के पृष्ठ पर उपयुक्त तरंगदैर्घ्य का प्रकाश पड़ता है और वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, तो उसको बोला जाता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि मुद्रालय में प्रयुक्त टाइप धातु किसके एलॉय हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें तो मुद्रालय में जो है कि प्रयुक्त टाइप धातु जो होती है वह आपका किसका बना होता है, तो वह बना होता है सीसा और एंटीमनी का। जी हाँ दोस्तों, सीसा और एंटीमनी का मिश्रण होता है, तो इसको याद रखिएगा। सीसा जो आपका होता है वह 60 से लेकर के 86% होता है। एंटीमनी जो होती है वह आपका 11 से लेकर के 30% के आसपास होती है। वहीं पर टिन जो है वह 3% से लेकर के 20% हो सकता है, तो इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, देखिए दोस्तों, यहाँ से जो है यह आपके केमिस्ट्री के जो है कि बायोलॉजी के प्रश्न स्टार्ट हो गए हैं। तो यहाँ से चलिए हम बायोलॉजी के प्रश्नों को देखते हैं। तो यहाँ से आपका जो प्रश्न लिया हमने वह आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा लार जो है कि का लाभ नहीं है। जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से लार का कौन सा लाभ नहीं है कि यह निगलने में मदद करती है, कि यह शरीर में आरसीबी की वृद्धि करती है, कि यह मुख तथा दांतों को साफ रखती है, कि यह होठों तथा जीवा की गति को अनुकूलतम बनाने और बोलने में मदद करती है। तो देखिए, अगर हम बात करें तो जो आपका जो लार होती है इसका लाभ कौन सा नहीं है, तो वह आपका हो जाएगा बी वाला ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों, लार द्वारा जो है कि हमको शरीर में आरसीबी की वृद्धि में जो है कि मदद नहीं मिलती है। इसके अलावा यह जो है कि निगलने में मदद करती है, खाने को निगलने में। उसके अलावा यह मुख तथा दांतों को भी साफ रखती है। यह होठों तथा जीवा की गति को जो है वह अनुकूलतम बनाकर बोलने में भी मदद करती है। तो इसलिए तीनों ऑप्शन सही हैं, लेकिन इसमें गलत ऑप्शन पूछा गया, तो बी वाला ऑप्शन आपका गलत है। यही वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला है, लार किसके पाचन में मदद करती है। तो देखिए, अगर हम बात करें तो लार जो होती है यह किसके पाचन में मदद करती है, तो वह आपका करती है स्टार्च के पाचन में। जी हाँ दोस्तों, स्टार्च के पाचन में लार मदद करती है। लार के पाचन कार्यों में अगर हम बात करें तो यह भोजन को गीला कर देती है और उसके बाद भोजन को लुगदी बना देती है, और यही आसानी से इसको निगला जा सकता है। और लार में जो है वह आपका एंजाइम एमाइलेज होता है, जो कि स्टार्च जिसको कि मंड बोलते हैं इसको माल्टोज में बदल देता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो एमाइलेज एंजाइम मिलता है, तो इसको याद रखेंगे। अगला है कि मुख से निकली लार पाचन करती है।
तो देखिए अगर हम बात करें तो जो मुख से निकली लार होती है, वही प्रश्न अभी हमने पीछे ही आपको बताया कि जो मुख से निकली लार होती है वह मंड या इंग्लिश में स्टार्च बोलते हैं, उसका जो है कि यह पाचन करती है। तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अन्न एक समृद्ध स्रोत है, तो यह अन्न जो होता है वह किसका समृद्ध स्रोत होता है? स्टार्च का, ग्लूकोज का, फ्रक्टोज का कि माल्टोज का? तो देखिए जो अन्न होता है यह आपका स्टार्च का समृद्ध स्रोत होता है। जी हाँ दोस्तों, किसका समृद्ध स्रोत? स्टार्च का समृद्ध स्रोत होता है आपका अन्न, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम है, तो दूध को दही में जो बनाने वाला एंजाइम होता है वह क्या होता है? रेनिन होता है कि पेप्सिन होता है कि रेजिन होता है कि सिट्रेट होता है? तो देखिए जो दूध को आपका दही में स्कंदित करता है वह आपका होता है रेनिन एंजाइम। जी हाँ दोस्तों, रेनिन एंजाइम होता है, इसको याद रखिएगा। जठर रस में जो है कि रेनिन नामक पाचक एंजाइम पाया जाता है और जो दूध के पाचन में सहायता करता है, और रेनिन जो है वह दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम है। तो इम्पॉर्टेंट है, इस प्रश्न को याद रखिएगा। अगला प्रश्न है किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है? जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको जरूर याद रखिएगा कि किसकी उपस्थिति के कारण जो है वह गाय का जो दूध का रंग होता है वह पीला होता है? जैंथोफिल के कारण कि राइबोफ्लेविन के कारण कि राइबुलोस के कारण कि कैरोटीन के कारण? तो देखिए अगर हम बात करें तो जो गाय के दूध का पीला रंग होता है यह कैरोटीन के कारण होता है। जी हाँ दोस्तों, डी वाला ऑप्शन सही है। कैरोटीन के कारण के जो है कि इसका रंग पीला होता है। अगला प्रश्न है खट्टे दूध में होता है, तो खट्टे दूध में आपका क्या होता है? एसिटिक एसिड कि टार्टरिक एसिड कि सिट्रिक एसिड कि लैक्टिक एसिड? तो देखिए अगर हम बात करें खट्टे दूध में तो यह जो आपका होता है वह लैक्टिक एसिड होता है। जी हाँ दोस्तों, आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। लैक्टिक एसिड आपका खट्टे दूध में पाया जाता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको आरसीबी का कब्रिस्तान कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, आप इसको नोट कर लीजिएगा कि आरसीबी का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है? यकृत को, प्लीहा को, मस्तिष्क को कि हृदय को? तो देखिए अगर हम बात करें तो आरबीसी का जो कब्रिस्तान कहा जाता है वह आपका कहा जाता है प्लीहा को। जी हाँ दोस्तों, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जो प्लीहा होती है इसको आरसीबी का कब्रिस्तान कहते हैं, तो इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो देखिए अगर हम बात करें तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है वह हृदय है कि मस्तिष्क है कि यकृत है कि गुर्दा है? तो इसका सही ऑप्शन आपका सी है। यकृत जो होता है यह मानव शरीर का जो है कि सबसे बड़ा अंग होता है, तो इसको याद रखिएगा। यह सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यह जो है कि 15 से लेकर के 22 सेंटीमीटर लंबा होता है तथा इसका भार लगभग 1.5 किलोग्राम के बराबर होता है। और अगर हम बात करें यकृत का तो इसका जो प्रमुख कार्य होता है यह पित्त का श्रवण करना होता है, एमिनो अम्लों का जो है कि डीएमिनेशन करना होता है, डीएमिनेशन करना होता है, यूरिया का संश्लेषण करना होता है और विषैलो पदार्थों का जो है वह विषहरण करना होता है। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव्य हैं। तो देखिए अगर हम बात करें तो अस्थियों और दांतों में जो मजबूत रासायनिक द्रव्य होते हैं वह आपके क्या होते हैं? तो वह कैल्शियम सल्फेट होते हैं कि कैल्शियम क्लोराइड होते हैं कि कैल्शियम सल्फेट होते हैं कि कैल्शियम बोरेट होते हैं? तो देखिए अस्थियों और दांतों में जो मौजूद रासायनिक द्रव्य होता है वह आपका कैल्शियम फास्फेट होता है। जी हाँ दोस्तों, क्या होता है? तो कैल्शियम फास्फेट होता है, इसको आप याद रखिएगा। तो दोस्तों यह आज के 30 प्रश्न थे। इस वीडियो में इतने ही प्रश्नों को देखेंगे। यह सभी प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। आप इसको जो है कि 2-3 बार वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा
क्योंकि अगर आप इसको अच्छे से देख लेते हैं और सभी प्रश्न तैयार कर लेते हैं तो गारंटी है कि जब तक आपका एग्ज़ाम आएगा हम जितने भी प्रश्न करवा देंगे, अगर आप उतना ही सिर्फ पढ़ के जाते हैं तो गारंटी है कि आप जो है कि 120 प्रश्न में से लगभग जो है कि आपका जितना भी यह जीएस वगैरह का आएगा प्रश्न सबको जो है कि करके आ सकते हैं। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और जो है कि वीडियो को रेगुलर जरूर देखिए। और दोस्तों यह पार्ट 4 थी, इसके पहले हमने साइंस का 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो उसको आप नहीं देखेंगे तो हमारे चैनल पर चले जाइए, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, तो वहाँ से उस वीडियो को देख लीजिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।